हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने लिया है जेईई एडवांस्ड 2022 में जो आप लोगों का पेपर हुआ उसमें फिजिक्स पार्ट का जो क्वेश्चन है उसको हम देख रहे थे। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रोटेशनल मैकेनिक्स से। तो इसको पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम इसे यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझेंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है और इसको कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अब अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया हो प्यारे बच्चों, तो अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है और जो मास है वो 1 kg है। यहाँ पे इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है उससे इस स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक 1 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग रहा है, यानी इस सरफेस के पैरेलल ऊपर की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक। और स्मॉल आर डिस्टेंस पर ही इधर भी एक और 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इस सरफेस के पैरेलल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे की ओर लग रहा है। और देखिए प्यारे बच्चों, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये जो अपना सॉलिड स्फीयर है तो ये रोल करता हुआ नीचे जाता है और यहाँ पर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, यानी कि यहाँ पर जो केस है वो प्योर रोलिंग का है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस सरफेस का और इस सॉलिड स्फीयर का जो पॉइंट टच में होगा उनकी जो स्पीड है वो 0 होगी, ठीक। वहां पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी, ये इसका मतलब है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जब ये रोल करता हुआ नीचे जाएगा तो नीचे की ओर इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर नीचे की ओर इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a। अगर हम मान लें कि a है तो a का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हमें a चाहिए तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लग रहे सारे के सारे फोर्सेस देखेंगे, क्योंकि जब भी हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो हमें सारे के सारे नेट फोर्सेस भी तो देखने पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इस स्फीयर में कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर 2 फोर्सेस तो उन्होंने पहले से बता रखे हैं कि 1 न्यूटन का एक फोर्स इस तरीके से लग रहा है और एक 1 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लग रहा है। और इसमें कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही, ठीक है, यानी कि mg तो रहेगा ही रहेगा। तो हम mg को यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन हम उसके कंपोनेंट बनाकर लिखेंगे, यानी कि mg का एक कंपोनेंट हम इधर लिख लेते हैं जो कि होगा mg cos 30 डिग्री, और यहाँ पे एक इस तरह से होगा जो कि होगा mg sin 30 डिग्री। तो ये होगा इस तरह से mg। और इसमें कौन से फोर्सेस हो सकते हैं, और इसमें हो सकता है इस सरफेस द्वारा लग रहा नॉर्मल फोर्स जो इस पर इस तरह से लगेगा, इस तरह से, ठीक। और इसमें कौन सा फोर्स हो सकता है, और इसमें प्यारे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है। तो यहां पर हम फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होगा इस तरह से। तो यहां पर ये हमने फोर्सेस बना लिए जो भी हमें समझ में आ रहा है, मतलब इतने फोर्स इसमें लग सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोला गया कि सरफेस रफ है, फिर हम फ्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि जब ये रोल करेगा तो मतलब रोल करता हुआ नीचे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा भी, ठीक। कैसे घूमेगा, ऐसे, ठीक। तो एक चीज देखिए कि ऐसे घुमाने वाला कोई ना कोई तार भी तो होना चाहिए, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि जो इसको ऐसे घुमा सके। तो जरा देखिए, अगर फ्रिक्शन को हम मत लें, मतलब फ्रिक्शन को ना लें, तब देखते हैं कि कंडीशन क्या है, ये इस तरह घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो जरा देखिए, अगर हम फ्रिक्शन को ना लें तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम टार्क को देखें तो देखिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट टार्क क्या हो सकता है, तो mg और ये नॉर्मल फोर्स ये तो सेंटर से ही पास कर रहे थे, तो इनका जो टार्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो 0 हो गया। अब बचा कौन सा फोर्स, 1 न्यूटन का ये वाला और 1 न्यूटन का ये वाला। फ्रिक्शन को अभी हम ऐसा समझ रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को अभी नहीं ले रहे। अब देखिए ये जो फोर्स है इसका जो टार्क होगा वो ऐसे, यानी कि इस प्लेन के
अपवर्ड डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, बाहर की ओर। इसी तरह से अगर इस 1 न्यूटन का जो टार्क है वो देखें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो वो कैसे होगा, वो भी इस प्लेन के आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों करेंगे किस तरह से घुमाएंगे इसको, ये दोनों इस तरह से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये जब नीचे जाएगा तो ये इस तरह से घूमता हुआ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों फोर्सेस तो इसको इस तरह से घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई और फोर्स है जो कि इनके प्रभाव को कैंसिल करके मतलब इनके प्रभाव को खत्म करके इसको इस तरह से घुमाएगा। तो वो कौन सा फोर्स हो सकता है, तो वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका अगर हम देखें टार्क सेंटर के अबाउट, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये होगा अंदर की ओर, यानी कि हमें अंदर की ओर ही तो चाहिए था, तो अंदर की ओर ये हमें टार्क देगा, इसलिए फ्रिक्शन यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन को हमें लगाना पड़ेगा। अब चलिए हम यहाँ पर अगर हम फोर्सेस को देख चुके हैं, तो अब हम ए को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ए को हम निकालना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, यानी डाउन द प्लेन। तो डाउन द प्लेन क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्सेस जो भी लग रहे हों वो देख ले और उसको एम से डिवाइड कर दे, तो वहां पे एक्सीलरेशन निकल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन पे नेट क्या फोर्स बन रहा है, तो जरा देखिए इस डायरेक्शन पे mg sin 30 एक तो ये फोर्स लग रहा है, और क्या फोर्स लग रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में और कुछ फोर्स नहीं है। देखिए ये 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में लग रहे हैं, उल्टा लग रहे हैं, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों को तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमने इन दोनों को नहीं लिया यहाँ पर। mg sin 30 एक तो ये लगा इस साइड, और ये फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर, इसलिए इसे माइनस के साथ लिखेंगे। ये नेट फोर्स बनेगा डाउन द प्लेन, यानी कि इस डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो ये अगर फोर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए। अब यहाँ पे m कितना है, m तो यहाँ पर है 1 kg, तो 1 को यहाँ पर अगर लिख ले m की जगह 1, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा a, और यहीं से हम a को निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर m तो हमें पता है, g पता है, sin 30 हो गया 1/2, तो ये तो हम निकाल ले जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अभी a डायरेक्ट इस इक्वेशन से हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो कि फ्रिक्शन फोर्स के टर्म में ही हो, ताकि हम उन दोनों इक्वेशंस को, माने ये इक्वेशन और जो एक और इक्वेशन आएगी जिस इक्वेशन में भी फ्रिक्शन होगा, तो इस इक्वेशन को और उस इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रिक्शन को हम हटा देंगे और फिर हमें ए को निकाल पाएंगे, ठीक। तो एक तो ये स्टेप हो गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन का एक और इक्वेशन कैसे बना सकते हैं जहां पे फ्रिक्शन हो, तो वहां वो बना सकते हैं हम टार्क इक्वेशन के द्वारा। हम सेंटर के अबाउट टार्क लिख लें तो एक और इक्वेशन बन जाएगी जहां पे फ्रिक्शन होगा, ठीक, और फिर हम सॉल्व करके फ्रिक्शन को हटा करके एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक। तो हमने क्या देखा कि अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो हम एक इक्वेशन ये बना रहे हैं, एक टार्क इक्वेशन बना रहे हैं, तो हमें 2 स्टेप करने पड़ रहे हैं और टार्क इक्वेशन हमें बनानी ही पड़ रही है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सिर्फ एक इक्वेशन बनाए और एक ही टार्क इक्वेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसकी जरूरत ही ना पड़े, ताकि हमारा जो समय है वो बचे। तो चलिए आइए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। हम अगर टार्क को इसके अबाउट न लेकर के इसके अबाउट लें, यानी कि ये जो पॉइंट होगा इसके अबाउट, जो कि 0 स्पीड वाला होगा, यानी कि जहां से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रही है उसके अबाउट अगर हम टार्क ले लें, तो देखिए यहां पर अगर इसके अबाउट टार्क ले लें तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो यहीं से पास कर रहा है, तो फ्रिक्शन का कोई टार्क नहीं होगा, फिर तो फ्रिक्शन का टर्म ही वहां पर नहीं आएगा, और जब फ्रिक्शन का टर्म वहां पर सम्मिलित ही नहीं होगा तो वहां पर बाकी सारी चीजें नॉन होंगी, तो हम आराम से वहां पर वैल्यू निकाल पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन से। तो हम यही करेंगे, हम इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर टार्क को लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं टार्क इक्वेशन इस पॉइंट के अबाउट, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर इसके अबाउट टार्क लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो फ्रिक्शन का टार्क तो 0 हो गया, नॉर्मल फोर्स इसका भी टार्क 0 है क्योंकि यहीं से पास कर रहा है, ठीक है। mg cos 30 भी यहीं से पास कर रहा है, इसलिए इसका भी जो टार्क है वो 0 हो गया। बचे कौन कौन से फोर्स, एक ये 1 न्यूटन, एक ये 1 न्यूटन, एक ये mg sin 30, ठीक है।
तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जब नीचे जाएगा रोल करता हुआ तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, यानी कि अगर देखा जाए तो जो अल्फा होगा, अल्फा यानी एंगुलर एक्सीलरेशन, देखिए एक चीज और बता दूं, अगर ये कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन भी इसमें होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से घूम रहा था, तो यहाँ पर अब देखिए जो इसकी घूमने की दिशा होगी कैसे, इस तरह से घूमेगा, तो अल्फा किस डायरेक्शन में होगा, तो देखिए ऐसे ऐसे अगर ये घूमेगा तो अल्फा की जो डायरेक्शन होगी इस प्लेन के अंदर की ओर, तो हम अंदर की ओर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और बाहर की ओर जो डायरेक्शन लेंगे, जो कि बाहर की ओर की डायरेक्शन है, उसको हम निगेटिव ले लेंगे। तो जो भी टार्क हमारे अंदर की ओर आएंगे तो उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे और बाहर की ओर जो आएंगे उनको निगेटिव लिखेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं इसके अबाउट टार्क। तो यहाँ पर देखिए तीन ही फोर्स होंगे जिनका टार्क होगा यहाँ पर, एक ये 1 न्यूटन, एक ये 1 न्यूटन, एक mg sin 30। तो इस 1 न्यूटन का सबसे पहले देखिए, तो इसका टार्क अगर देखा जाए तो r क्रॉस f यानी कि अंदर की ओर, तो अंदर की ओर ही है और अंदर की ओर हमें चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही घूम रहा था, यानी अल्फा अंदर की ओर ही होगा, इसलिए इसकी जो हम डायरेक्शन ले लेते हैं वो पॉजिटिव ले लेते हैं। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जरा देखिए r क्रॉस f यानी कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस ले लेनी है। यहाँ जो r होगी वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये लग रहा था, तो स्मॉल r की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 0.5, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है और रेडियस थी 1 मीटर, तो ये कितना बचा, ये 0.5 था, ये पूरा 1 है तो ये भी बचा 0.5, यानी कि यहाँ से इस फोर्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 0.5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे टार्क का वो होगा 0.5 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी 1। ठीक, अब हम देखते हैं mg sin 30। तो mg sin 30 के सबसे पहले तो हम देख लें कि क्या इसकी वैल्यू है sin 30। तो यहां पर देखिए m है 1, g है 10 और sin 30 हो गया 1/2, तो ये कुल मिलाकर हो गया 5। ठीक, तो mg sin 30 डिग्री हो गया 5। अब देखिए r क्रॉस f लिखेंगे जब, तो r क्रॉस f यानी इसका भी जो टार्क का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे यानी प्लस साइन के साथ लिख लेते हैं। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है यानी 1 मीटर और मैग्नीट्यूड है 5, तो 1 × 5। ठीक, अब देखते हैं इस 1 न्यूटन का, तो इसका r क्रॉस f यानी इसका बाहर की ओर बन रहा है, तो इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे और मैग्नीट्यूड बनेगा। तो जरा देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो गया और इतना हो गया 0.5 यानी 1.5, तो 1.5 × 1, तो ये हो गया इसका टार्क। ठीक, ये नेट टार्क हो जाएगा जो कि बराबर होता है I अल्फा के प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए जरा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा अपने पास, ये आया 0.5, ये आया 5 और ये आया 1.5, ये हुआ I अल्फा। ठीक, I अल्फा, और इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4 = I अल्फा। अब I क्या है, I है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, क्योंकि इसी के अबाउट हम क्या लिख रहे थे, टार्क लिख रहे थे। तो I देखिए क्या होगा, तो सेंटर के अबाउट यानी सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट जो सॉलिड स्फीयर है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। ठीक, ये तो आपको पता होगा। अब जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल होगी, तो अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लें तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी I को निकाल पाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, यहाँ जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें हम mr² और जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो r के ही बराबर है। ठीक, तो ये हो जाएगा नेट I जो कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रदान करेगा इस एक्सिस के अबाउट यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो इसको अगर हम ऐड कर लें यानी इसको जोड़ लें तो आएगा 7/5 mr²। और प्यारे बच्चों इसमें अगर हम वैल्यूज रख लें तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यानी ये मिल जाएगा हमें 7/5।
तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 = 7/5 अल्फा। अब अल्फा क्या आ गया, अल्फा देखिए यहाँ पर क्या आ गया 20/7, ये हो गया प्यारे बच्चों अल्फा। अब जरा देखिए यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ लिया था क्वेश्चन में कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस, यानी यहाँ पेव रोलिंग हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट होगा जो कि इसके टच में होगा, उसका जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो 0 होना चाहिए। ठीक, तो अगर देखें तो सेंटर अगर इधर ए से चल रहा था तो ये पॉइंट इधर ए से ही चल रहा होगा। अब घूमने के कारण टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो ये होगा इस साइड, वो होगा अल्फा। ठीक, तो घूमने के कारण अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखें तो वो होता है अल्फा। ठीक, अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट की कोई भी स्पीड कभी भी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कि इधर की ओर का जो एक्सेलरेशन है उधर की ओर के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ए बराबर होगा अल्फा आर के। अब यहाँ आर है 1, तो 1 अगर रख दें तो ए आ रहा है अल्फा, यानी कि यहां से हमने देखा कि जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वही अल्फा का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, तो अगर हम अल्फा का मैग्नीट्यूड निकाल पाए हैं तो यही ए का भी हो जाएगा, यानी कि यही ए का भी वैल्यू हो जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों तो ये आता है 7 दूनी 14 और 7 अठे 56। अब बचा कितना, 7 पने 35, 7 सतह 49। तो इस तरह से आगे जाता जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है ऊपर जहाँ पे इंडिकेशंस वगैरह लिखे रहते हैं कि हमें डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स तक आंसर फाइंड करना है। तो हम डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स तक ही आंसर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से a इक्वल जो मिलेगा 2.8 और यहाँ 7 है तो इसको बना देंगे 6, ये लगभग हमें फाइंड होगा, यानी a इक्वल 2.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो यही हमारा आंसर है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।